ओके। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ठीक है जी, ऑनलाइन वालों। ओके, सो विद इन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरे यूटी में या एक यूटी से दूसरे यूटी में जब भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसके चार्जेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं या कौन पे कर रहा है, इसके बारे में एक करंट अफेयर आया। लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर वेव्स द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस। Ministry of Power waives, WAIVES, waives interstate transmission charges, waves खत्म कर दिया, WAIVES। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस खत्म कर दिए हैं। साथ में लिखिए ऑन ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, on of OFF offshore wind projects, green hydrogen, and green ammonia। ग्रीन अमोनिया, ठीक है। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में OWP भी कहा गया, ठीक है। क्या होगा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट? ऑफशोर मतलब नॉट ऑन द कोस्ट, नॉट ऑन द लैंड, बट ऑन द वाटर बॉडीज, ठीक है। तो वाटर बॉडीज में जो अर्थ प्लेट्स हैं उन पर आर्टिफिशियली एक लैंड मास क्रिएट करना, देन उस पर आपने विंड प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना, ठीक है। उसे कहा गया ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। तो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट पर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, अगर कोई स्टेट दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र करेगा तो उस पर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं पड़ेंगे। सेम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, सेम फॉर ग्रीन अमोनिया। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि वाटर जो कि H2O, वाटर से आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वाटर बॉडीज़ में ही आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाया है जिसमें आप वाटर से ही हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट फ्रॉम द हाइड्रोस्फेयर। तो उसे कहा गया ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन का एक बाय प्रोडक्ट होता है ग्रीन अमोनिया, विच इज मोर ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड, ठीक है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट से जो भी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन किया जा रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन स्टेट टू अनदर यूटी और फ्रॉम वन यूटी टू अनदर यूटी, उसमें ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर आया, ठीक है। इसमें लिखिए आगे, इन ईयर 2023, in the year 2023, government waives ISTS charges, interstate transmission system, ISTS,
In the year 2023, government waives ISTS charges on the electricity transmission from any new hydropower project from any new hydropower project। ठीक है, हाँ जी, जो लेट आए हैं एक बार दोबारा हम कर लेते हैं। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस वेव ऑफ किए गए बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे यूटी में, या एक यूटी से दूसरे यूटी में जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन किया जाएगा, उस पर जो ट्रांसमिशन स्टेट है, जो ट्रांसमिट कर रही है, वो जो कलेक्टिंग स्टेट है उससे चार्जेस कलेक्ट करते थे। ठीक है, जैसे से पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन किया टू राजस्थान गवर्नमेंट, तो पंजाब गवर्नमेंट कलेक्ट करते थे ट्रांसमिशन चार्जेस। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनको कहा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर, या एक स्टेट से दूसरे यूटी में अगर इन तीनों प्रोजेक्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जाएगी, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया, अगर इन तीनों प्रोजेक्ट्स से किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और वो ट्रांसमिशन किया जा रहा है, तो आपको ISTS चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ये 2024 में आया। 2023 में हमने वेव ऑफ किए थे द ट्रांसमिशन चार्जेस जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रॉम न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये 2023 में किया था। विच स्टेट इज एट फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड एनर्जी? हाँ जी, क्या? तमिलनाडु। ठीक है, नॉट गुजरात। गुजरात में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो विंड मास ज़्यादा क्रिएट कर सके। तमिलनाडु में आपके पास हम ज़्यादा जल्दी मानसून देखते हैं, इसलिए वहाँ विंड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से विंड एनर्जी को क्रिएट करने में और उससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक वो कोट सा सुना है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो वो ना एनर्जी क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एनर्जी प्रेजेंट थी विंड में, ठीक है, उसको एक मोटर सी के हेल्प में हमने इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया बस। ठीक है, चलिए, तो जो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब इन पर ISTS चार्जेस नहीं लगेंगे, ऐसा बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और विंड एनर्जी के केस में जो सबसे नंबर 1 स्टेट है वो आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, देन लिखिए दिस वेव ऑफ is applicable this wave of is applicable for all the projects which will be completed by 31st of December 2032. This wave of will be provided to all the projects which will be completed by 31st of December 2032। जो 2032 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 2024 से लेकर जो 2032 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उनके लिए ये ISTS चार्जेस नहीं लगेंगे। और कितने साल तक ये ISTS चार्जेस नहीं देने हैं? ठीक है, these charges will be waived off for 25 years from the date of completion of the project। सर आज बताया नहीं किसी ने कि
सर आप क्लास नहीं लेंगे? हैं? ले तो रहा हूँ क्लास। मेरा कोई क्लोन नहीं है। आई एम वन एंड ओनली, यूनिक एंटीक। तो जैसे ही किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए 25 ईयर्स तक आपको वेव ऑफ मिलेगा। से अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ऑन 21 ऑफ जनवरी 2027, ठीक है, मान लीजिए तमिलनाडु में हमने कोई ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लगाया जो कि कंप्लीट हो गया 1 जनवरी 2027 तक। अब तमिलनाडु वाले से महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो तमिलनाडु वालों ने महाराष्ट्र से ISTS चार्जेस कलेक्ट नहीं करने। कब तक? अगले 25 ईयर्स तक, दैट इज अप टू 1 ऑफ जनवरी 2052। तो जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मतलब उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था, वो प्रोजेक्ट का एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट हो गया जिस दिन, उसके अगले 25 साल तक आपने ISTS चार्जेस नहीं लेने। ठीक है? यस, ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ISTS चार्जेस तो आप ये ले रहे हो कि हम ट्रांसमिशन करने के चार्जेस ले रहे हैं। व्हेन एन एंटिटी इज सेइंग दैट वी आर सेलिंग समथिंग, तो वो तो अपना सेल्स अमाउंट लेंगे। दिस ट्रांसमिशन इन टर्म्स ऑफ के गवर्नमेंट ने आपको बाउंड कर दिया कि आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना ही करना है। ठीक है? जो डिस्कॉम चार्जेस आप कह लो, जो ट्रांसमिशन चार्जेस लगे कि मुझे थ्रू आउट द स्टेट डिफरेंट इंस्टॉलेशन करवाने पड़े मशीनरीज के या क्या ट्रांसमीटर्स के जिनसे ट्रांसमिट हो रहा है, वो उन मशीनरी को इंस्टॉल करने के जो चार्जेस हैं वो नहीं मैं कलेक्ट कर पाऊँ। मैं सिर्फ उनसे सेल अमाउंट कलेक्ट कर पाऊँगा कि आपको मैं कितने पर यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा हूँ, वो मैं कलेक्ट कर पाऊँ, नॉट द ओवरऑल डिस्कॉम चार्जेस। ठीक है? यस, ओके। तो ISTS चार्जेस क्लियर। ठीक है? अब इसमें जैसा इन्होंने मैम ने नाम लिया डिस्कॉम का, जिसको नहीं पता, डिस्कॉम इज शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है? अगर हम पंजाब का एग्जांपल लें तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कंपनी या कॉरपोरेशन अवेलेबल है, दैट इज PSPCL, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड जो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है PSTCL, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है? अब ये फुली ऑन्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट है। यहां पर आप वर्क कर रहे हैं PPP मोड। ठीक है? ये PPP मोड में आया, कब से आया? 2014 से, PSTCL। इससे पहले नहीं तो, अगर आपको किसी को याद हो, घर पे बिजली का बिल आता था 4 पेजेस का, इतना बड़ा पेज। ठीक है? अब बिजली का बिल आता है छोटी सी पर्ची टाइप। ठीक है? इनको पता था कि भाई बिल प्रिंटिंग की कॉस्ट ही बहुत आ रही है, हमारी पेपर कटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। देन अगेन एनवायरमेंटल नुकसान एंड ऑल, पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है? उन सारी चीज़ों को देखते हुए PSTCL जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट, बिलिंग वाला पार्ट, बिल कलेक्ट करने वाला पार्ट, सारा संभलवा दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट ऑलवेज। बस वो स्यापा है कि वो उनको एक टैग लगा दिया जाता है कि सर ये तो बस प्रॉफिट कमाते हैं। अरे प्रॉफिट कमाते हैं तो वो एफिशिएंटली वर्क भी तो करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई में कभी मिसमैच नहीं आने देते। डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच तो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है कि हम PDS में गए खाना लेने के लिए, खाना अवेलेबल नहीं है। कभी किसी प्राइवेट ढाबे पे हुआ कि खाना लेने गए, उन्होंने बोला कि नहीं जी खाना अवेलेबल नहीं है? नो। ठीक है? इफ दे आर चार्जिंग, दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग ऑल्सो। ठीक है? तो यहां ज्यादा एफिशिएंटली वर्क देखने को मिला। चलो
तो डिस्कॉम क्लियर है। डिस्कॉम के ऊपर ना 2021 मेंस में प्रॉपर क्वेश्चन भी आया था कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है डिस्कॉम के लिए, ठीक है। तो उस टाइम 2020 में चेंज भी किए थे कुछ रूल्स, तो उन्होंने मेंस में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ गया था। इस बार ऐसा कोई रूल चेंज नहीं है, बस एक यही था कि अब ये डिस्कॉम कंपनीज ISTS चार्जेस नहीं ले पाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 अगेन कार्टेलाइजेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस करने के लिए कंपटीशन एक्ट जो कि 2002 में आया था उसको अमेंड किया गया 2023 में, ठीक है। याद है हमने कंपटीशन एक्ट पढ़ा था, यस। कंपटीशन एक्ट का कर्ता धर्ता कौन था? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, वो अलग बात है ठीक है। मतलब जो ये चेक कर रहा है कि कंपटीशन एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं या नहीं, तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखा कि कुछ कार्टलाइजेशन में दिक्कतें हैं, अभी भी कोई ना कोई ग्रुप कार्टल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब कार्टलाइजेशन में ना एक चीज़ समझनी है कि कार्टलाइजेशन दो तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल कार्टलाइजेशन एंड वर्टिकल कार्टलाइजेशन। वेयर हॉरिजॉन्टल कार्टलाइजेशन क्या होगा? एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रहा है या एक्वायर कर रहे हैं, कब? जब दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कार्टलाइजेशन। वर्टिकल कार्टलाइजेशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं उनके साथ, जब उनका प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है, बट उस प्रोडक्ट का दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है। से फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी कल को एक्वायर कर ले MRF को, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कार्टलाइजेशन कि एट लीस्ट हमने अपने एक रॉ मटेरियल को एक्वायर कर लिया, सही। हॉरिजॉन्टल कार्टलाइजेशन में ये सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमने वो कार्टल वाला एग्जांपल लिया था नेवाडा का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कार्टलाइजेशन तो बिल्कुल बैन कर दिया था कंपटीशन एक्ट 2002 में, ठीक है। बट अगर कोई फॉरेन की कंपनी आके इंडिया की किसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया। वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी, उसने इंडिया में आके आइडिया की कंपनी को एक्वायर कर लिया। आइडिया कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप का, ठीक है। उन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च कर दी वाई के नाम से, VIY। इसके ऊपर कोई बैन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर मतलब दो कंपनी आपस में मिल गए, एक्विजिशन एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को परचेज कर लिया, ठीक है। एंड जॉइंट वेंचर्स जिसमें दो कंपनीज मिलके एक नई तीसरी कंपनी एस्टैब्लिश कर रही हैं। इंडिया का कंपनी टाटा कंपनी, जापान का कंपनी डोकोमो, उन्होंने एक नई कंपनी एस्टैब्लिश कर दी टाटा डोकोमो, वो जॉइंट वेंचर, ठीक। अब इन केसेस में ये जो मर्जर एक्विजिशंस जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, इनका कर्ता धर्ता कौन बनेगा? इनका कर्ता धर्ता बना दिया है सेबी को कि भाई तुम देखो कौन सी कंपनी कैसे मर्ज हो रही है, एक्वायर कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है, और अगर तुम्हें कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो तुमने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन मानने हैं? कंपटीशन एक्ट के, ठीक है। अब इसमें क्या अमेंडमेंट आए हैं वो लिखिए।
वर्टिकल के लिए बैन नहीं किया है, वर्टिकल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, वर्टिकल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं अभी इस अमेंडमेंट में। मर्जर में ना यहाँ पर कार्टलाइजेशन और मर्जर में ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि कार्टलाइजेशन तब हो रहा है जब दोनों प्रेजेंट भी हैं, कि प्रेजेंट भी हैं। जैसे बैंक के केस में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, पीएनबी ने एक्वायर कर लिया सिंडिकेट बैंक को, ठीक है। अगर सिंडिकेट बैंक भी चलता रहता, पीएनबी भी चलता रहता, ठीक है, और दोनों प्राइस मैनिपुलेशन के लिए अपने ब्याज रेट या अपने लोन्स के रेट सेम रखते, तब उसे कहा जाता कि वो कार्टलाइजेशन है। बट पीएनबी ने सिंडिकेट बैंक को एक्वायर कर लिया, अब सिंडिकेट बैंक का नामो निशान ही खत्म है। सिंडिकेट बैंक जहां जहां था वहां उन्होंने अपना पीएनबी का लोगो लगा दिया, ठीक है। ये मर्जर है या ये एक्वायर है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे नॉर्मली थम्स अप एंड लिम्का इंडिया के ब्रांड थे, कोक इंडिया में आता है, इन दोनों को परचेज कर लेता है, ये पॉसिबल, ठीक है। अब चाहे थम्स अप और लिम्का दोनों भी प्रोडक्ट साथ में मार्केट में आ रहे हैं, बट क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी ने आके खरीदे तो चलेगा। ब्रांड तो चल रहे हैं, फॉरेन की कंपनी आके इंडिया की कंपनी को परचेज कर रही है, जैसे मैंने वोडाफोन वाला आइडिया वाला एग्जांपल दिया, वो भी चल रहा है, ठीक है। दोनों कंपनी साइमल्टेनियसली वर्क नहीं करनी चाहिए, वो काटल है। अडानी का जो सबसे फर्स्ट, अडानी जी का जो फर्स्ट बिजनेस था ना, वो था सबसे पहले वो एंट्री किए थे इन पावर सेक्टर। जैसे हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस का जो सबसे पहला बिजनेस था वो था टेक्सटाइल, ठीक है। या टाटा की बात करें, टाटा का सबसे पहला बिजनेस था स्टील, ठीक है, टिस्को के नाम से। तो अब यहाँ पे जब इन्होंने और कोई बिजनेसेस एक्वायर करने, परचेज करने शुरू किए, केजी अडानी ने सारा मस्टर्ड ऑयल एक्वायर कर लिया इंडिया का, ठीक है। उन्होंने मस्टर्ड ऑयल एक्वायर किया रॉ फॉर्म में। उन्होंने जितनी भी मस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं लाइसेंस ले लिया कि मैं ही मस्टर्ड इंपोर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब अगर तो वो बेचें, सॉरी, जिस कंपनी के नाम से उन्होंने खरीदा ये लाइसेंस, अब मान लो उन्होंने लाइसेंस खरीदा अडानी पावर के नाम से, अडानी पावर जो उनका एक आर्म है उनके बिजनेस का, अगर इस पावर अडानी पावर के नाम से वो लाइसेंस खरीदेंगे कि हमें इंपोर्ट करना है सारा मस्टर्ड, और गवर्नमेंट ने भी एक पर्सन को लाइसेंस दिया, और फिर वो अडानी पावर के नाम पे ही मस्टर्ड ऑयल बेचे इंडिया में, फिर गलत है, फिर वो होगा काटल, वो जो आप नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी खोली अडानी विलमार के नाम से, फिर वो सेल कर रहे हैं, वो लूप होल है। इसीलिए टाइम टू टाइम जैसे ही कोई लूप होल सामने आता है, हमें एक्ट्स में, रूल्स एंड रेगुलेशन में अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल कार्टलाइजेशन तो बैन कर दिया था पहले ही 2002 में ही। वर्टिकल कार्टलाइजेशन के लिए कुछ रूल्स आए हैं, इनके लिए लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन चेंज किया गया। कॉम्बिनेशन के दो कंपनीज आपस में कंबाइन हो रही हैं, उसकी डेफिनेशन चेंज की गई। डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन चेंज्ड, ठीक है। अब वो अडानी विलमार्क, अगर फॉर्चून तो ब्रांड नेम है, जिस नाम पे बेच रहे हैं, अगर उसका देखोगे ना, वो लेबलिंग पढ़ोगे उसकी पैकेजिंग का, तो वहाँ पे लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी विलमार्क, नॉट अडानी पावर। वो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो डेफिनेशन को चेंज किया गया। कॉम्बिनेशन के क्या डेफिनेशन आया है, एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, any kind of combination that is merger, acquisition,
merger, acquisition and amalgamation, 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 नहीं, ये बताता हूं मैं क्या है. Mergers, acquisitions and amalgamations, any kind of combination, that is mergers, acquisitions and amalgamations, can be taken under the name of combination, if their value is above 2000 crores. If their value is above 2000 crores. मर्जर क्या है? दो कंपनीज आपस में मिल गए और एक नया कंपनी एस्टैब्लिश किया, उसको भी मर्जर बोल दिया. ठीक है. एक्विजिशन क्या है? एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया. अमलगमेशन और एक्विजिशन में एक स्लाइट सा डिफरेंस है. जब आप एक्विजिशन में जाते हो, एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को परचेज करती है तो वो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को परचेज करती है. जब हम अमलगमेशन की बात करते हैं, अमलगमेशन में एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी की सिर्फ एसेट्स को परचेज करती है. लायबिलिटी बोलती है भाई तू खुद भरेगा, हमारा कोई इसमें कंसर्न नहीं है. ठीक है. से फॉर एग्जांपल कोई एबीसी कंपनी और दूसरी कंपनी एक्सवाईजी कंपनी. एबीसी कंपनी ने अमलगमेशन करना है एक्सवाईजी के साथ. ठीक है. एक्सवाईजी की बैलेंस शीट बोलती है कि इसके पास एसेट्स में अवेलेबल है, से फैक्ट्री अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, बिल्डिंग अवेलेबल है, ऑफिस स्पेस अवेलेबल है. ठीक है. या कुछ और एसेट्स अवेलेबल है. लायबिलिटीज़ में से यहाँ पॉइंट आ रहा है कि जी डिबेंचर्स बेचे हुए हैं, उनकी पेमेंट करनी है और एक बैंक का लोन है. तो ये इस एक्सवाईजी कंपनी की बैलेंस शीट है. तो एबीसी कंपनी एसेट्स एक्वायर करेंगे, सिर्फ उन एसेट्स की पेमेंट करेंगे. एक्सवाईजी वाले खुद उस लायबिलिटीज़ की पेमेंट अपने आप करेंगे. लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए एबीसी का कोई लेना देना. इसको कहा जाता है अमलगमेशन. एक्विजिशन और अमलगमेशन में ये डिफरेंस है कि एक्विजिशन में सारा बिजनेस एक्वायर किया, अमलगमेशन में सिर्फ एसेट्स एक्वायर किया. ठीक. ये होगा क्यों? कई बार एक्सवाईजी कंपनी के केस में कि एक्सवाईजी कंपनी को लगा कि भाई हमारे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर पाएँ. ठीक है. प्लस हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस बंद हो, हमारा बिजनेस भी चलता रहे, हमारा प्रोडक्ट भी चलता रहे. ठीक है. बहुत खून पसीना लगा के ये प्रोडक्ट बनाया था, वो मार्केट में रहे, ख़त्म नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ. तो उसके बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम अपना एसेट सेल कर देते हैं, जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर देंगे. अब जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट एबीसी चलाएगा, एबीसी उस प्रोडक्ट को जिंदा रखेगी. क्लियर? दिस इज अमलगमेशन. तो अब मर्जर या एक्विजिशन या अमलगमेशन को नाम तब देना है जब ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा होगा. 2000 करोड़ से कम का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सीसीआई वाले कहते भाई हमारे पास मत आओ, सेबी वाले तुम खुद देख लो कि इसको मर्जर एक्विजिशन मानना है या नहीं मानना. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन में वो मर्जर या एक्विजिशन नहीं आएगा जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ से कम है. ठीक है. किया क्यों गया? ताकि मार्केट में एक फेयर लेवल ऑफ कंपटीशन भी बना रहे और मार्केट में एक फेयर लेवल ऑफ सिमिलर या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल बनाने के लिए कंपनीज आपस में खुद को प्रमोट भी कर सकें, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी क्रिएट कर सकें. क्लियर? यस सर. आगे बढ़ते हैं. सेकंड चेंज क्या आया? रिडक्शन इन द टाइम लिमिट ऑफ अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन. Reduction in the time limit of approval of combination from 210 days. Reduction in the time limit of approval of combinations from 210 days to 150 days. ठीक है. पहले कॉम्बिनेशन का अप्रूवल आने में सेबी या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लगभग 210 दिन तक लगा देते थे.
अब वो टाइम पीरियड कम करके मैक्सिमम कितना रखा गया है, 150 डेज। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, if any two companies if any two companies get into if any two companies get into hub and spoke arrangement, हब एंड स्पोक अरेंजमेंट, हब एंड स्पोक अरेंजमेंट क्या है, यही वाला जो हमने वर्टिकल कार्टलाइजेशन किया। गवर्नमेंट थोड़े ज़्यादा खासे नाम से इसको हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के नाम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इफ एनी टू कंपनीज गेट इनटू हब एंड स्पोक अरेंजमेंट, if they are if they are performing if they are performing any anti-competitive practice, if they are performing any anti-competitive practice, then they are also be held liable, then they are also be held liable under competition rules, under competition rules, ठीक है। कि अगर मारुति कंपनी ने एमआरएफ कंपनी के साथ कोई डील किया वर्टिकल कार्टलाइजेशन का या हब एंड स्पोक अरेंजमेंट इसको नाम दिया गया है, तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो प्राइस को मैनिपुलेट करने में जाएंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस क्या होता है, जिसमें आप फेयर कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दे रहे, डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी हमने अडानी जी का एग्जांपल लिया, अडानी जी गवर्नमेंट से ये लाइसेंस ले लें कि जितना भी इंडिया से अनियन एक्सपोर्ट हो रहा है वो मैं करूँगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ये एक ही लाइसेंस प्रोवाइड करे अडानी जी को, उनका जनरेट हो गया आर्टिफिशियल मोनोपोली, ठीक है। वो क्या करें, गोडाउन्स बनाएं, गोडाउन्स में प्याज को संभाल लें, जिसको होर्डिंग बोल दिया। अल्टीमेटली क्या होगा, उस होर्डिंग से इंडिया में डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट होगा, तो प्याज का भाव जाएगा 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, जो कि नहीं करना। तो जब भी कोई ऐसी कंपनी या ऐसी दो कंपनीज जो वर्टिकल कार्टलाइजेशन करेंगे और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में जाएंगे, उनके लिए सरकार कहते कि उनको भी फिर कंपटीशन अमेंडमेंट रूल्स में डाल दिया जाएगा और उनके इस मर्जर को बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नए अमेंडमेंट्स आए कंपटीशन एक्ट में, ठीक है। अगर अगर अच्छा क्वेश्चन अगर ये आ जाए, व्हाट इज़ द पेरेंट रूल्स या व्हाट आर द पेरेंट गाइडलाइंस फॉर कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 के लिए पेरेंट एक्ट या पेरेंट गाइडलाइंस क्या है? हाँ, MRTP एक्ट 1969, ठीक है। तो कई बार वो पेरेंट गाइडलाइंस का नाम भी यूज़ कर लेते हैं कि इसका प्रीडिसेसर कौन था, ठीक है। जैसे सेबी का प्रीडिसेसर कौन है? सेबी का, हाँ जी, समझ दिया। सेबी का प्रीडिसेसर है CMRI के नाम से है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑफ इंडिया, ठीक है। बट वो सिर्फ रेगुलेटरी रोल प्ले करता था, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। MRTP एक्ट 1969, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ठीक है। तो आजकल ये थोड़ी, जब से ये खासी सी अंग्रेजी मिनिस्टर लोग मारने लगे हैं ना, ठीक है। निर्मला ताई अब JNU से पढ़ी है भाई, वो
ठीक है, अगर आती है उसको खांसी अंग्रेजी, तो वो कोई भी ऐसा, अब कैबिनेट मंत्रालय समझते हैं आप, कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है, तो मोदी जी हैं उसमें, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो कोई भी बिल पेश होने से पहले कैबिनेट मंत्रालय के पास आएगा, कैबिनेट मंत्रालय उसको हरी झंडी देगा, फिर वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो कोई भी बिल आ रहा है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम उसको चेक कर ही रही हैं। तो ये हब एंड स्पोक अरेंजमेंट का नाम दे दिया। वर्टिकल कार्टलाइजेशन मैंने मसा अंग्रेजी में सीखा था कि वर्टिकल कार्टलाइजेशन कुछ होती है, अब उसमें हब एंड स्पोक भी वर्ड ऐड कर दिया। उनको नहीं पता कि भाई कुछ बच्चे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी बॉय स्कूल से पढ़े हैं, जिसमें अंग्रेजी का टीचर भी मेल टीचर ही होता था, जिसकी हमने कभी क्लास नहीं लगाई ठीक है, बताओ चलिए, ओके, नेक्स्ट वन। जन विश्वास बिल और एक्ट, या इसमें अमेंडमेंट हुआ, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023। गवर्नमेंट का एक एजेंडा या एक मोटिव है कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बनाया जाए, ठीक है, कि आपके सिटीजन्स को आपके गवर्नमेंटल सर्विसेज पर विश्वास हो, या एटलीस्ट गवर्नमेंट पर विश्वास हो, पहली बात। दूसरा, जनता कहती भाई हमें तो तुम पर तब विश्वास होगा जब तुम्हें हम पे विश्वास होगा। सरकार को क्या जनता पे विश्वास है? जनता को तो तुमने बोल दिया कि सरकार पे विश्वास करो, चलो माना हम कर भी लेंगे, हम ही ने तो तुम्हें चुना है, ठीक है, पर क्या सरकार को जनता पे विश्वास है? तो उसके लिए आया जन विश्वास बिल, जिसमें कहते कि हम लोगों को ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्रिमिनल नेचर के हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करते हैं इन द केस ऑफ इंडस्ट्री। बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है। पहले क्या था कि अगर आपने कोई प्रोविजन नहीं माना, कोई रूल नहीं माना, ठीक है जी, तो चलो सीधा जेल, प्लस फाइन्स ऑल्सो। अब क्या किया, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि जी जेल जूल की सज़ा नहीं होगी, ठीक है, पेनल्टी दे लगाकर छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर उसमें नैरेटिव क्या आता है दिमाग में कि जी जनता थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड रह जाएगी, ठीक है। बट अब जन विश्वास ये हम सिर्फ इंडस्ट्री के केस में पढ़ रहे हैं, अगर इसको हम टैक्सेशन के केस में पढ़ें, गवर्नमेंट ने 2.5 लाख इनकम से 3 लाख इनकम किया था कि टैक्स नहीं पड़ेगा, 3 लाख इनकम के बाद अब कर दिया है 4 लाख इनकम के टैक्स नहीं पड़ेगा। पहले 5 लाख इनकम तक टैक्स अगर लगता भी था तो रिबेट मिल जाता था, फिर 7 लाख की इनकम तक टैक्स पड़ता भी था तो रिबेट मिल जाता था, अब 12 लाख की इनकम तक टैक्स पड़ता है तो रिबेट मिल जाता है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मिलेगा, ठीक है। अगर हम कहें कि 2022-23 का डेटा देखें, गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स का, इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स का, जब 5 लाख तक की इनकम पर अगर कोई इनकम टैक्स लगता था तो रिबेट आ जाता था, और जब 2023-24 में इसको बढ़ाकर 7 लाख किया कि 7 लाख की इनकम तक अगर कोई इनकम टैक्स लगेगा तो वो रिबेट मिल जाएगी, आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तब गवर्नमेंट के सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स के केस में 12% इंक्रीज आया। तो अगर मतलब ऑन एवरेज अगर इसको हम डिड्यूस करें तो 12% ज़्यादा लोग इनकम टैक्स भरने लगे, आसान भाषा में समझने के लिए।
ठीक है, पहले 100 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था, अब गवर्नमेंट को 112 रुपये टैक्स मिल रहा है। तो चलो ये मान लो कि 12% लोग ज़्यादा टैक्स भरने लगे। चलो वैसे टैक्स बेस इतना नहीं बढ़ा है, पर 12% गवर्नमेंट को इनकम ज़्यादा हुई है। ठीक, अब गवर्नमेंट ये मान रहे हैं कि अब हमने 12 लाख की इनकम तक टैक्स रिबेट प्रोवाइड करना है, तो अब इससे 11% के करीब हमारा इनकम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जनता पर विश्वास दिखाया, जनता ने भी बदले में गवर्नमेंट को सही टैक्स प्रोवाइड किया। ठीक है, आप ये कोट कर सकते हो कि हाँ जी, गवर्नमेंट कैसे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बजट में भी पढ़ा था, इंडिया में 22 से 23 तरह के डिफरेंट टैरिफ लग रहे हैं। किसी चीज़ पर 5% टैरिफ, किसी चीज़ पे 10% टैरिफ, किसी चीज़ पे 50%, 100%, 150%। तो ऐसे 22 तरह के डिफरेंट टैरिफ लग रहे हैं। 2023-24 के बजट में उसको कम करने का बोला कि हम करेंगे। 24-25 के बजट में 7 टैरिफ्स हटा दिए। अब 25-26 के बजट में 8 और टैरिफ हटा दिए। तो अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, 7 तरह के टैरिफ ही बचे हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो कस्टम ड्यूटी भी ज़्यादा मिली है गवर्नमेंट को। नहीं, पहले टैक्स रेट इतने ज़्यादा थे, टैक्स रेट भी ज़्यादा थे, लोग लूप होल निकालते थे। ठीक है, कोई मेरा कोई दोस्त दुबई से आ रहा है कि चल यार भाई फ़ोन ला दियो ठीक है, डब्बा खोल के लेके आना है, कोई नहीं, डब्बे पे चाकू मार दियो, ले आइए फ़ोन यहाँ पे, राइट। तो अब लोग लूप होल ही नहीं निकाल लेंगे, टैक्स कम कर दिया या टैक्स रेट ही ख़त्म कर दिया, तो लोग भी अब ज़्यादा फेयर तरीके से वर्क करेंगे। तो ये इंसिडेंटल है कि यस, ये आपके पास डेटा अवेलेबल है टैक्सेशन के केस में कि हाँ जी, टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने लोगों पर विश्वास दिखाया, लोगों ने बदले में टैक्स ज़्यादा ही पे किया। ठीक है, सो वहाँ पर ऑन द सेम ग्राउंड्स गवर्नमेंट को लगा कि इंडस्ट्री के केस में हम इंडस्ट्री वालों पर भी विश्वास दिखाएं कि अगर तो उनको सीधा ये बोल दिया कि ये प्रोविज़न है, अगर तुमने ये प्रोविज़न नहीं माना तो तुम्हें जेल होगी। से फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री किसी ने लगाया, उस फैक्ट्री में अगर 100 फीमेल लेबर वर्क करते हैं, तो वहाँ अगर कोई फीमेल बच्चे को ला रहे हैं साथ में अपने, तो उनके लिए क्रचेस बनाए जाएंगे। एक ऐसी फैक्ट्री, यहाँ 100 फीमेल लेबर है और वो फीमेल लेबर अपने बच्चों को भी साथ में वहाँ ला रहे हैं, तो वहाँ पे प्लेवे स्कूल्स फैक्ट्री के अंदर ही या क्रचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। नहीं करवाओगे तो 6 महीने की सजा जी। ठीक है, यू हैव टू डू द टाइम प्लस फाइन्स ऑल्सो। बट गवर्नमेंट कहते हैं कि हम जनता पे विश्वास दिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं रूल्स को। तो अब इसमें लिखिए कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया। 183 प्रोविजंस, 183 provisions, across 42 different laws, and 19 different ministries and departments. 19 different ministries and departments are decriminalized. ठीक है, तो ओवरऑल 42 लॉज में, जिनमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, या मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स। तो 42 एक्ट्स में, जो कि 19 डिफरेंट मंत्रालय या उनके आगे कोई विभाग, कोई डिपार्टमेंट संभालते थे, उनको 183 प्रोविजंस डिक्रिमिनलाइज कर दिए गए। ठीक है, तो इसमें आप कैसे इसको डिनोट करेंगे, दैट फ्रॉम जेल टाइम एंड फाइन्स द प्रोविजंस आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू पेनल्टीज। फ्रॉम जेल टाइम एंड फाइन्स द प्रोविजंस आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड इनटू
पेनल्टीज ओनली। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज शामिल हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ठीक है, वेदर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, इवन सिनेमा ऑल्सो। ठीक है, सिनेमा में वीडियो सर्टिफिकेशन के लिए सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 का, उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज को डिक्रिमिनलाइज किया है। ठीक है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई साउथ की मूवी बॉलीवुड वालों ने कॉपी कर ली। ठीक है, कहते जी ठीक है, जिसकी मूवी थी उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसने कॉपी की उसको कोई दिक्कत नहीं, सरकार को क्यों चुल मच रही है। ठीक है, तो डिक्रिमिनलाइज किया गया चीज़ों को। तो दिस इज फॉर जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। अब जन विश्वास अमेंडमेंट बिल दोबारा पेश होगा जिसमें 100 और प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज करना है। ठीक है, 2025 में नया जन विश्वास अमेंडमेंट बिल पेश होगा जिसकी बजट में बात आई थी। अभी बिल वो पेश नहीं हुआ क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है, तो बजट की बातें हो रही थी। मॉनसून सेशन में वो बिल आएगा, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2025। 100 मोर प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैबफिड। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके लिए क्या करंट अफेयर आया? दिस बैंक या दिस इंस्टीट्यूशन will be treated as फाइन एंड पेनल्टी में क्या डिफरेंस है? हाँ जी वकील साहब, फाइन एंड पेनल्टी में क्या डिफरेंस है? फाइन इज टोटली बेस्ड ऑन, ओके, एंड पेनल्टी सिंपली फाइन उस चीज को तब नाम देना है जब आपको जेल टाइम भी मिला है, तब उसको फाइन का नाम दे दिया कि 6 महीने की सजा दी है और साथ में है 1 लाख रुपए फाइन, तब उसको फाइन का नाम देना है। पेनल्टी काइंड ऑफ वार्निंग कि 10,000 रुपये तुम पे पेनल्टी लग रही है, आगे से ये चीज़ मत करना, तो वो एक काइंड ऑफ वार्निंग है। ठीक है, क्या रिपीट करना है? जन विश्वास अमेंडमेंट बिल will be introduced in 2025 to decriminalize 100 more provisions. Okay, all right. तो NABFID के बारे में, this institution now will be treated as public financial institution under Companies Act 2013. Public finance institution under कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, नैबफिड बनाया गया था 2021 में। ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था 2021 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और नाबार्ड तीनों ने मिलके। ठीक है, जब कोई बैंक कोई नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं तब इनको बोल दिया जाता है स्पॉन्सर बैंक्स, तब इनको बोल दिया जाता है स्पॉन्सर बैंक्स। तो जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इसके स्पॉन्सर बैंक्स थे। अब 2024 में सरकार ने
100% कैपिटल खुद इन्वेस्ट कर दिया है नैपफिड में। नाउ नैपफिड इज टोटली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसलिए अब इसको क्या बोला जाएगा, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोला जाएगा। आरबीआई और नाबार्ड ने जितना पैसा लगाया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनको उतना पेमेंट कर दिया और सारा स्टेक होल्डर खुद बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अब नैपफिड को बोला जाएगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देन साथ में लिखिए द ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, द ऑब्जेक्टिव फॉर establishment of this institution is to support the development of long term non recourse infrastructure financing, non recourse RECOURSE, नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है रेदर देन वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कि अगर हम कहें कि सरकार ने रोड बनाया, वो तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार ने स्कूल बनाया, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पब्लिक या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको हम नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल नैपफिड अगर हेल्प करे एफसीआई का वेयरहाउस डेवलपमेंट करने में, तो वो वेयरहाउस से एफसीआई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, तब उसे कहा जाएगा नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग। या नैपफिड सेबी का हेल्प करे कोई नया स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, तो नैपफिड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है सेबी का, वो शेयर मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को, डेरिवेटिव मार्केट को प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा जो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसे कहा जाएगा नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जब वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका कोई ऑपोजिट, नैपफिड का उल्टा एग्जाम्पल अगर से हम उसका एग्जाम्पल लें आईडीबीआई का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या एसआईडीबीआई, सिडबी। अब सिडबी वाले अगर किसी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये किसी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, मान लीजिए किसी गांव में, किसी रूरल एरिया में जो स्मॉल इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो रूरल एरिया में क्या कर दें, सेम स्टोरेज हाउस बना दें। कि गांव में कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, हमने उस स्मॉल इंडस्ट्री के लिए स्टोरेज हाउस बनाया, तो ये जो डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था उसका तो काम ही स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करना था, और इसने स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्टोरेज हाउस बना दिया। तो ये नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग नहीं है, ये तो अपने बिजनेस से रिलेटेड या जिस चीज़ के लिए ये बैंक बनाया गया था, ये तो उसी के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। नैपफिड वाले, इनका काम नहीं है कि ये पब्लिक या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। सेबी बनाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने कैपिटल मार्केट का एग्जांपल लिया कि एक स्टॉक मार्केट बनानी है, बनाएगा सेबी खुद, सेबी इनसे लोन लेगा। तो ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सेबी को आगे कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। कि इनका काम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है।
ओके, देन लिखिए द रेगुलेटरी बॉडी फॉर नैपफिड इज आरबीआई। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर नैपफिड इज आरबीआई। आरबीआई ही रेगुलेट करेगा नैपफिड को। ठीक है, ओके, देन गोल्ड बेस्ड करेंसी। नोट्स में ना मैंने आपको कुछ एक करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, वो आई गेस आप खुद पढ़ लेंगे जितना कि हमने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लास में किया था, या डी डॉलराइजेशन वाला पॉइंट। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, इजीली समझ आ जाएंगे आपको। एक था गोल्ड बेस्ड करेंसी। ठीक है, इसमें लिखिए जिम्बाब्वे लॉन्च्ड जिम्बाब्वे लॉन्च्ड फर्स्ट गोल्ड बेस्ड करेंसी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जिम्बाब्वे लॉन्च्ड फर्स्ट गोल्ड बेस्ड करेंसी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अगर आपको याद हो तो हमने एक गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट पढ़ा था। किस किस को याद है कि ऐसी सी कोई बला पड़ी थी? जी। विभीषण हैं? बगल में छोरा शहर में। एक बार की बात है, हम ना कुछ दोस्त लोग बैठे इकट्ठे पढ़ रहे थे, और कुछ उसमें दो दोस्त थे जो ना पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स की पटवारी वगैरह की तैयारी करते थे। ठीक है, ये आई गेस 2017 की बात है। तो वो निहायती पेंडू सी, मतलब वो मेरे तो भी ज़्यादा मैं उन्होंने पेंडू समझदा। ठीक है। ते मतलब वो इतने पेंडू थे कि अगर मैं उनको आज भी अगर माई बेस्ट फ्रेंड का हाथ से लिखने को बोलूँ तो मुश्किल है उनके लिए। हाँ, नहीं नहीं, कांस्टेबल। तो और उनमें मित्रता बहुत गहरी थी उनमें आपस में। तो ना फिर हमने एक बंदा ढूंढा जिसकी अंग्रेजी ठीक ठाक हो, जो कॉन्वेंट कॉन्वेंट से पढ़ा हो, जो हमें अंग्रेजी पढ़ा दे। तो वो भैया आए, हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। उन दोनों में से एक ने किसी नरेशन का या वॉइस का जवाब दे दिया। ठीक है। दूसरे वाले का वही रिएक्शन था जो आपका था अभी से। हैं? तो तेन पता है, सेम रिएक्शन डिट्टो। मुझे वही इंसिडेंट याद आ गया। ठीक है, और ते वो एक्टिंग हम थिएटर वाले आर्टिस्ट सारे एक्टिंग वाली खतरनाक करते थे। ठीक है, और जान वैसे रात को 2-3 बजे तक तो सोते नहीं, वो जानबूझ के ना 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ गया, और 15 मिनट बाद ना ऐसे उठा, हाय, ऐसे उठा। हमने कहा भाई तेरे को क्या होगा? कहना मैं हौंका लेके उठे, इन्हें पता है आंसर। तो आज अगर हॉस्टल च कोई हौंका आवे, आहो एदा चलिए, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट क्या कहता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड कहता कि हम अपनी कंट्री की करेंसी को इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो कि आया था 1869 में, और वर्ल्ड वॉर वन तक चलता है, 1919 तक। ठीक है, कि $1 की वैल्यू होगी 30 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है,
तो अगर जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा, अगर मैंने किसी कंट्री की पेमेंट करनी है, मान लीजिए $10 की, और मेरे पास $10 अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको 300 ग्राम गोल्ड में भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो डॉलर की वैल्यू को गोल्ड के साथ रिलेट कर दिया, जिसको नाम दे दिया था गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट। ये 1919 में बंद कर दिया, क्योंकि गोल्ड एक रेयर मेटल के रूप में उस टाइम पे फिर देखा जाने लगा। उसकी अवेलेबिलिटी कम थी, सप्लाई कम थी, वैल्यू बढ़ती गई, तो उसको डॉलर और गोल्ड को आपस से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब दोबारा जिम्बाब्वे ने ये चीज़ किया है कि गोल्ड बेस्ड करेंसी लॉन्च किया। अब जो जितना भी करेंसी वो प्रिंट करेंगे जिम्बाब्वे वाले, वो कंट्री कितना करेंसी प्रिंट करेगा जितना गोल्ड उनके फॉरेक्स में अवेलेबल है, जितना गोल्ड उनके फॉरेक्स रिजर्व में अवेलेबल है उतनी ही करेंसी वो प्रिंट करेंगे। मतलब जब भी उनको करेंसी प्रिंट करना होगा, उनको अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड परचेज करना होगा। सही, ठीक है। क्या इंडिया की करेंसी गोल्ड बेस्ड करेंसी है? यस और नो? यस वाले 1 2 3 4 5 6। ओके, वो बच्चे जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को गोल्ड बेस्ड करेंसी समझ रहे हैं, उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक अलग कंसेप्ट है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आपने 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी परचेज करके साइड पे रखनी है, सिर्फ नए नोट प्रिंट करने हैं। कितने नए नोट प्रिंट कर सकते हो? अगर हमने पढ़ा था, याद हो तो 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो 200 करोड़ साइड पे रखा, 115 करोड़ का गोल्ड, 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी, जिससे हम 1400 करोड़ तक रुपया छाप सकते हैं। ये गोल्ड बेस्ड नहीं है, इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम के कुछ रिजर्व साइड पे रखा है, ठीक है। गोल्ड बेस्ड तब होता जब आप 115 करोड़ के ही नोट छापते, जितने का गोल्ड उतने के नोट छापे, डन, उसे कहते हैं गोल्ड बेस्ड करेंसी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि हाँ जी जिम्बाब्वे लॉन्च्ड गोल्ड बेस्ड करेंसी, करेक्ट, इंडिया इज ऑल्सो ऑन द सेम ग्राउंड्स, इनकरेक्ट। रट्टा रट्टा मारना जरूरी नहीं, हर चीज समझनी है। ये आज करंट अफेयर की हमारी लास्ट क्लास है, तो ये गुरु मंत्र मैं आपको आज लास्ट में देके जा रहा हूं। जरूरी नहीं हर चीज समझनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको हर बार बताया हुआ है, जब पेपर क्लियर हो गया किसी ने नहीं पूछना कि भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, तब ओदा बोलेगा, दिमाग तो बोलेगा ही नहीं। तब जो मंत्री लोग ऑर्डर दे देंगे वो फॉलो करने हैं, चुपचाप, खत्म, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ आया उसका रट्टा मारो, आगे बढ़ो। नहीं रट्टा लग रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। बाकी टाइम ना खराब करने बैठ जाना ये कोई और चीज़ पढ़ने के लिए। कोई चीज़ नहीं समझ आई ना, दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा। छोटे होते तो मेरे को ABCD एक्सेप्ट भी नहीं हो रही थी, फिर रट्टा मार लिया कि वहाँ भी कोई 26 लेटर हैं, ऐसे 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 करने हैं, चल सही। मैंने टेंस चार्ट का बड़ा रट्टा मारा था कि कब इज MR लगना है, वॉज वर लगना है, विल बी लगना है, वो हाँ जी नहीं, वो याद है, और मैं इंग्लिश कहाँ से बोल पाता हूँ। अब वो ट्रांसलेशन दिमाग में फास्ट हो गई है बस। अंग्रेजी, इंडिया में कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता, सारे पहले दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं, ठीक है। बस वो अब स्पीड फास्ट होगी ट्रांसलेशन की, इतना ही है। चलिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ जी गोल्ड बेस्ड करेंसी जो है इसका कंसेप्ट कब से शुरू हुआ, इसका कंसेप्ट शुरू हुआ विद द एडवेंट ऑफ मर्केंटलिज्म। इसका कंसेप्ट शुरू होता है विद द एडवेंट ऑफ मर्केंटलिज्म, ठीक है। मर्केंटलिज्म क्या बोलता था? मर्केंटलिज्म की शुरुआत होती है मिड 16th सेंचुरी में, मिड 16th सेंचुरी में, ठीक है, अराउंड 1560-70 के आसपास।
मर्केंटिलिज्म कहता है कि मर्चेंट क्लास क्रिएट करो, व्यापारियों की क्लास क्रिएट करो जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में इंपोर्ट कुछ नहीं करना, और पेमेंट के रूप में गोल्ड ले लें। तो जहाँ से कंसेप्ट बनता है कि गोल्ड को एज अ इंटरनेशनल पेमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए वो गोल्ड स्टैंडर्ड बना। वो चलो फेल हो गया बिकॉज चलो गवर्नमेंट की ये जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है गोल्ड की वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या कोई भी चीज़ इतनी अवेलेबल है कि ताउम्र रहेगी? नो। सारी उम्र रहेगी? ठीक है, नहीं। इसको ना वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलते हैं, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। What is necessary? Water or diamond? Water. But वाटर का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जीरो, नियर जीरो। डायमंड का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट करोड़ में, ठीक है। सो वहां पर क्योंकि डायमंड का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो इसलिए डायमंड का वैल्यू ज्यादा। वाटर का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट नहीं है तो वाटर की वैल्यू नहीं है, बट नेसेसिटी वाटर है, डायमंड नहीं। मरते वक्त जो अलेक्जेंडर भैया हैं उन्होंने पानी मांगा होगा कि पानी पिला दो, हीरे का हार नहीं मांगा। हैं? काश मैंने कोई 6-7 हज़ार करोड़ मांग लिए होते। अब सरस्वती जी बैठे थे जुबान पर, ठीक है। बता सरस्वती मतलब किस दिन बता के आओ, ठीक है। फिर पंजाबी च कहना मंगू ऐसियां ऐसियां चीज़ां मंगू। चलिए, alright, so this is for gold based currency. So all the best for your PCS examination, all the best with current affairs.